मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग भाई? एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज आपको आ रही है? बहुत सारे मैसेज आ गए हैं गुड मॉर्निंग के, मंजू के, आयुषी के और केकड़िया के, रूप सिंह के, राघवेंद्र के, आकाश के, जितेंद्र, काजल, राकेश मौर्या, शिवानी, रवि प्रजापति। लेकिन एक बार क्लियर और बोल दो। नो वॉइस नो वीडियो राजा ने लिखा है। आवाज नहीं आ रही भाई? क्यों नहीं आ रही? बाकी लोगों को आ रही क्या? क्लियर कैलाश ने लिखा है क्लियर है, सूरभ ने लिख दिया है, निधि ने लिख दिया है, आयुषी ने लिख दिया है, राखी ने लिख दिया है, स्वरूप ने, शिवानी ने, राजेंद्र ने, मन्ना ने। आवाज क्लियर है बिल्कुल। राजा अब सब क्लियर है। ओके चलो बढ़िया बढ़िया, क्लियर सर, गुड मॉर्निंग। ओके ओके ठीक है। थोड़ी कम आ रही है आवाज, ऐसा? चलो मैं चिल्ला के बोल दूंगा, ठीक है। मॉर्निंग है, शांति वाली जगह है, टाइम है शांति वाला, तो कम आवाज में भी काम चल जाएगा अपना, ठीक है। बाकी मेरी आवाज तो वैसे बहुत तेज है। चलो तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास भाई। डेली अब अपन मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम क्लास रखा करेंगे, है ना। काफी टाइम से बच्चे डिमांड भी कर रहे थे, सर एक आध क्लास तो होना चाहिए मॉर्निंग में, सारी इवनिंग में ही है। तो एक क्लास अब अपनी मॉर्निंग में रहेगी। मॉर्निंग में अपन थ्योरी कवर करेंगे, शाम को अपन एमसीक्यू करेंगे। और अभी फिलहाल दिनेश सर छुट्टी पर हैं, अभी कितने दिन रेस्ट पे रहेंगे दिनेश सर। ध्रुपल ने लिखा है कैसे हैं, तो ध्रुपल अभी एक्चुअली उनका ऑपरेशन होने वाला है, अभी तो वो बेड रेस्ट पे हैं, 2-3 दिन की एंटीबायोटिक चल रही है। ऑपरेशन होने के बाद कितने दिन का और बेड रेस्ट रहेगा वो फिर बाद में डिसाइड होगा। तो अभी फिलहाल अब आप मान के चल सकते हो कि 8 से 10 दिन दिनेश सर की क्लास नहीं होगी, उनकी क्लास जो होगी वो मैं ही कवर करूंगा। तो दोनों टाइम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम की क्लास जो होगी वो मेरी ही रहेगी, ठीक है। कल अपन ने शाम को सॉल्यूशन एंड रिएजेंट्स कवर करे थे और बायोकेमिस्ट्री अपना पूरा एंड हो चुका है। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट अपना पूरा एंड हो चुका है। एक बार अपन इसका ओवरव्यू आज अपन करने वाले हैं। कल के टॉपिक के एमसीक्यू अब शाम को 5 बजे होंगे। मैंने कल वैसे बोला था कि अपन एमसीक्यू मॉर्निंग में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आज आपका दिन भर का टाइम है, तो दिन भर में आप उस टॉपिक को पढ़ लें एक बार। नोट्स भी मैं नाइट में अपलोड नहीं कर पाया था, तो आज अपन बायोकेमिस्ट्री का ओवरव्यू करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या छोड़ा है, आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको क्लास कवर करना है, ठीक है। मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, राजा ने लिखा है। देखो राजा, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। हम लोग बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रहे हैं। आप सोचो, आप लोगों की क्लास के लिए मैंने नाइट ड्यूटी ले रखी है। नाइट में 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अभी फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करना ही पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री की बात करें अपन, बायोकेमिस्ट्री जब आप बुक पढ़ते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक बाय टॉपिक, एक टॉपिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में ही पूरा फिर पहले उसकी स्ट्रक्चर बता दिया, फिर मेटाबॉलिज्म बता दिया, फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री उसी में ऐड कर दी। लेकिन जब अपन ने पढ़ाई की तो अपन ने थोड़े और सिस्टमेटिक जमा कर बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की है। बायोकेमिस्ट्री को जब अपन ने पढ़ा तो अपन ने सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़े। बायोमोलिक्यूल हमारे जो मेन बायोमोलिक्यूल थे वो हमने शुरुआत में डिस्कस किए। उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये अपने मेन बायोमोलिक्यूल होते हैं, तो इनके बारे में अपन ने पहले डिस्कस किया, ठीक है। और जब हम दूसरी तरफ पढ़े तो जब इस बायोमोलिक्यूल हमारे खत्म हुए तो इसके बाद में हमने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को पढ़ा। तो कहने का मतलब ये है भाई, जब आप बुक पढ़ते हैं, चाहे गौटकर हो चाहे ओची हो, तो उसमें इस तरह से डिवीजन नहीं है जिस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम जब किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक पूरा खाका अपने दिमाग में होना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो किस तरह से पढ़ाई करें तो हमको ज्यादा अच्छे से याद हो, है ना। मैं जो टेक्निक यूज करता हूँ, मैं इसे अपनी भाषा में कंपैरेटिव स्टडी बोलता हूँ। एक जैसी चीजों को अपन एक साथ पढ़े तो वो अपन को जल्दी याद होती है, जल्दी समझ में आती है। तो अपन ने एक जैसी चीजों को, बायोमोलिक्यूल को अपन ने पहले कवर कर लिया, और फिर बाद में जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की चीजें थी उनको अपन ने बाद में कवर किया। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल में अपन ने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, 3 बायोमोलिक्यूल पे अपन ने ज्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद में अपन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह भी अपन ने डिस्कस की है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को भी आप फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल के टॉपिक को अपन ने पहली चीज तो स्ट्रक्चर देखा था,
कि उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटीन का कैसा होगा, लिपिड का कैसा होगा, जब अपन 1 बाय 1 एक टॉपिक पढ़ रहे थे। और दूसरा अपन ने उसका मेटाबॉलिज्म देखा था कि कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में जाएगा तो किस तरह से पचेगा, किस तरह से उसका बॉडी यूटिलाइज करेगी। प्रोटीन में भी अपन ने सेम चीज देखी, लिपिड में भी अपन ने सेम चीज देखी, है ना। तो अपन ने बायोमोलिक्यूल को जब पहले पढ़ा तो 2 चीजें कवर की, पहले अपन ने स्ट्रक्चर देखा और दूसरा फिर अपन ने मेटाबॉलिज्म देखा कि किस तरह से बॉडी हमारी जो होती है उनको यूटिलाइज करती है। जब अपन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पे आए तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अपन 1 बाय 1 एक एक ऑर्गन को लेते हुए चले, है ना। शुरुआत में अपन ने शुगर को पढ़ा, लेकिन बाद में फिर हार्ट को पढ़ा, लीवर को पढ़ा, किडनी को पढ़ा और उससे रिलेटेड जो टेस्ट हैं उनको अपन ने पढ़ा। जब अपन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ ये सिर्फ हमारे दिमाग में किस तरह से बायोकेमिस्ट्री बैठे वो आपको समझा रहा हूँ, है ना। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को भी जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में 2 चीजें होनी चाहिए। 2 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज कि हम कोई भी जब टेस्ट लगाते हैं तो वो हम कैसे लगाएंगे, व्हाई, और दूसरा टेस्ट लगाएंगे तो पूरी प्रोसीजर कैसे होगी, उसमें क्या क्या होगा, तो हाउ, है ना। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को भी व्हाई और हाउ करके अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाई में आपको वो पढ़ना है कि हम टेस्ट क्यों लगा रहे हैं, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट आएंगे कि भाई लीवर अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो किस वजह से नहीं कर रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से एंजाइम उसमें बढ़ेंगे, या फिर अपन ने किडनी की बात की तो किडनी किस वजह से काम नहीं करता, अच्छा, है ना। तो ये सब अपने टेस्ट हम क्यों, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फिर हम उस इन्वेस्टिगेशन को कैसे करेंगे, तो उस कैसे करने में फिर बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट भी आएंगे, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको। नॉर्मल वैल्यू हमने पढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा मेथड कौन कौन सी होती है, रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, ये सब फिर हमारे हाउ के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। तो एक अगर अपन ओवरव्यू देखें बायोकेमिस्ट्री का, तो बायोकेमिस्ट्री को अपन ने शुरुआत में स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री नाम से शुरुआत में सारे बायोमोलिक्यूल को डिस्कस किया, बाद में फिर अपन ने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया है। तो अपन एक बार फिर से जो बायोकेमिस्ट्री अपन ने पढ़ी है उसका अपन आज पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, है ना। पूरा अपन देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या छोड़ा है, ठीक है। 1 बाय 1 अपन लेके चलेंगे। शुरुआत में अपन ने स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो मैं शुरुआत में इसी को ही डिस्कस करूंगा। स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री में हमारे 3 बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन है हमारे। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है लिपिड और तीसरा है हमारा प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था भाई? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर 3 एटम से मिलकर बने होते हैं। एक दीपक का मैसेज है कि सर आज के टेस्ट में स्टार्टिंग बायोकेमिस्ट्री आएगी या फिर ओनली क्लिनिकल आएगी? दीपक, आज जो टेस्ट होगा उसमें टोटल बायोकेमिस्ट्री इंक्लूड करेंगे हम, तो उसमें क्लिनिकल भी आएगी और स्ट्रक्चरल, दोनों को इंक्लूड करके बायोकेमिस्ट्री का शाम को आपको टेस्ट होगा, ठीक है। एक निधि ने लिखा सर गैस्ट्रिक फंक्शन नहीं हुआ है, तो गैस्ट्रिक फंक्शन के लिए अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में ही इंक्लूड कर दिया है निधि, है ना। तो उसको अपन ने गैस्ट्रिक को अलग से इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। राजा ने कहा 8 बजे फिक्स कर दो सर टाइम। हाँ, तो अपन कोशिश करेंगे जिस टाइम पे पॉसिबल होगा उस टाइम पे अपन क्लास कर देंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन ने डिस्कस किया, तो 3 एटम से मिलकर बना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और इसका जब अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा तो इसको क्लासिफिकेशन में अपन ने कहा कि ये 3 टाइप से अपन इसको बोल सकते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन है। अब ओलिगोसेक्राइड में फिर आगे क्लासिफिकेशन है, उसमें डाई को अलग रख दिया और बाकी को अलग रख दिया, है ना। तो 2 से लेकर फिर 10 तक को ओलिगो में इंक्लूड कर दिया, लेकिन वो ज्यादा क्लासिफिकेशन पे जाने में अपन को ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो आप दिमाग में सिर्फ 3 बिठा के रखो, एक मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड और तीसरा पॉलीसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल चेन होती है, डाइसेक्राइड जिनमें 2 चेन होती है और पॉलीसेक्राइड जिनमें 3 से ज्यादा चेन होती है, उन्हें हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। तो ये जनरल सा क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था। अपन आज सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं, तो मैं जल्दी एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। कुछ चीजें नई भी आएंगी, कुछ चीजें अपन ने जो पढ़ी है उनको अपन जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज अपनी लिपिड के बारे में अपन ने पढ़ा था भाई। लिपिड जो होते हैं वो फैटी एसिड से मिलकर बने होती हैं। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट की बात की तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे अपन ने पॉलीसेक्राइड की बात की तो पॉलीसेक्राइड में चेन थी, ठीक है। इसी तरह से
लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड में फैटी एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे, एक फैटी से दूसरा, दूसरे से तीसरा। जब ये फैटी एसिड आपस में जुड़ते हैं तो लिपिड की चेन बनाते हैं। रूप सिंह ने लिखा कि आवाज थोड़ी कम आ रही है, बाकी के लोग बताएं कोई इशू है क्या आवाज का आज? स्लो आ रही है सर, बट ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। वो दीपक ने कहा, सैलन ने कहा ठीक है, रामचंद्र ने कहा ठीक है। चलो, वैसा तो देखो आवाज क्लियर है, बाकी थोड़ा बहुत अगर स्लो है, स्पीकर डाउन नहीं है भाई, मेरे यहाँ से बिल्कुल कोई इशू नहीं है, इशू आवाज में, ठीक है। चलो, मेरे यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा बहुत ऐसा कुछ रहेगा तो अपन एडजस्ट कर लेंगे, हो सकता है इसका सेल वगैरह डाउन हो गया हो, तो वो अपन शाम की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। लिपिड के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। लिपिड के बाद में आगे हमारा होता है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अपन ने पढ़ा था भाई, प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे से, दूसरा जो होता है वो तीसरे से जुड़कर जब अमीनो एसिड की जब चेन बनती है तो वो हमारे प्रोटीन के बायोमोलिक्यूल बनाता है, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम, हार्मोन, ये जो बनाने का काम करते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दो ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जो सिर्फ हमको एनर्जी ही देने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जरूर कुछ स्टेरॉइड हार्मोन वगैरह में बनाने में यूज होता है, लेकिन हमारी बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चरल कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटीन के थ्रू बनते हैं। बॉडी का जो मास होता है वो प्रोटीन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है भाई, क्यों नहीं आ रही इतने सारे लोगों को? चलो थोड़ा सा आप 2 मिनट रुको। थोड़ा सा वेट करें, मैं देखता हूँ कॉल क्या सोल्यूशन हो रहा है भाई। स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रही है राजन, मैंने अभी वीडियो ऑफ किया है, तो 2 मिनट का अभी अपन ने पॉज की है क्लास, है ना। मेरे ख्याल से इसका सेल डाउन हो गया होगा, तो एक बार चेंज करके अपन दोबारा से क्लास रिपीट करेंगे, है ना, चालू करेंगे, ठीक है।
अब बताओ अब आ रही कि नहीं आ रही आवाज? अब आने लगी आवाज? बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले से ठीक है कि नहीं? पहले से ज्यादा आ रही कि नहीं आ रही? अब सही है, बहुत बढ़िया। मुकेश ने, स्नेहा ने, मुकेश ने, दिव्यानी ने, आयुषी ने, आकाश 1 नंबर चलो आकाश ने लिख दिया 1 नंबर, ठीक है। अब बहुत ज्यादा आने लगी, चलो ओके ओके, ठीक है। छोटे मोटे इस टेक्निकल इशू चलते रहते हैं भाई ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते, अपन प्रोटीन की बात कर रहे थे। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और इसके बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर आगे अपन ने न्यूक्लिक एसिड देखे थे, और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में अपन ने 2 मॉलिक्यूल पर डिस्कस किया, एक डीएनए और दूसरा आरएनए, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। ये अपन ने पहले स्ट्रक्चर देखे थे, और उसके बाद में अपन आगे जब चले थे तो फिर अपन ने मेटाबॉलिज्म देखा कि किस तरह से इनका मेटाबॉलिज्म होता है। कार्बोहाइड्रेट का कैसे होगा, प्रोटीन का कैसे होगा, और लिपिड का कैसे होगा, ठीक है। एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही अपन रिव्यू करेंगे इसका। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जब अपनी बॉडी में जाएगा तो या तो वो पूरा ही टूट जाएगा और टूटकर हमारी बॉडी के लिए एनर्जी दे देगा, इसको हमने ग्लाइकोलाइसिस कहा, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें ग्लूकोज हमारे मेन कंटेंट होता है, तो ग्लूकोज या तो पूरी तरह टूट जाएगा, और टूटने के बाद अगर हमारी बॉडी को एनर्जी देता है तो इसको हमने ग्लाइकोलाइसिस कहा। या फिर दूसरी जो कंडीशन हो सकती है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, तो उस टाइम पर ये जो ग्लूकोज होगा ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा, तो उसको हमने ग्लाइकोजेनेसिस कहा, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरी एक और कंडीशन अपन ने कही। तीसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी भाई, अगर मान लो ग्लाइकोजन के रूप में भी स्टोर नहीं कर पाता है तो फिर लिपिड या दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अपन ने उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा। तो ये 3 तरह से अपन ने मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा है। और जब अपन ने लिपिड की बात की तो लिपिड जो होते हैं वो टूटकर फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैटी एसिड से फिर वो अपने साइट्रिक एसिड साइकिल में चले जाते हैं एसिटिल कोएस बना के, ठीक है। और प्रोटीन जब अपन ने पढ़ा तो प्रोटीन जो होते हैं टूटते हैं तो टूटकर पहले वो अमीनो एसिड में टूटते हैं, अमीनो एसिड से फिर अमोनिया बाहर निकलता है। अमोनिया जो होता है वो हमारा जो लीवर होता है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। यूरिया फिर होता है जो आगे चल के किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा अपन ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, काफी डीप टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, तो अपन अभी फिलहाल इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आज की क्लास अपनी सिर्फ ओवरव्यू की क्लास है, तो एक अपन रिवीजन कर रहे हैं, कुछ चीजें नहीं है तो उन पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने अपने स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया है। अब अपन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पे देखते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अपन ने 1 बाय 1 एक एक टेस्ट को डिस्कस करते हुए गए। पहले ग्लूकोज को देखा, फिर लिपिड प्रोफाइल में देखा अपन ने कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, ठीक है। इसके बाद में अपन ने किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन देखे, ठीक है। तो वैसे तो अपन ने ये सारे टेस्ट पढ़े हैं, है ना, लेकिन अगर अपन एक साथ इनकी कुछ चीजें निकालें तो वो आपको याद करने में इजी रहेगा। जैसे अपन सबसे पहले मेथड का नाम देखें, मेथड के नाम अपन ने हर एक टेस्ट में पढ़े हैं, तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कितने टेस्ट थे, उनमें कौन कौन सी मेथड थी, और इनको आप एक बार में एक साथ याद करोगे, एक साथ पढ़ोगे तो आपको याद करने में ये ज्यादा इजी होगा। कोई ट्रिक अगर आपसे बन जाए तो बना लेना। ग्लूकोज में अपन ने बहुत सारे मेथड देखी, 5 टाइप की मेथड होती है। जीओडी पीओडी सबसे इसकी मेन मेथड होती है। जीओडी पीओडी का फुल फॉर्म जो होता है वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज होता है, ठीक है। इसके अलावा में दूसरी है हेक्सोकाइनेस, और ऑटोमेशन की अपन बात करें, फुली ऑटोमेटेड जो मशीन्स होती हैं उनमें हेक्सोकाइनेस मेथड का ही यूज होता है। इसके अलावा जो पुरानी कुछ ओल्ड मेथड हैं, हालांकि आजकल ये चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ना रहता है, अपन को याद होना चाहिए। फॉलोन ब्यू मेथड है, ऑर्थो टोल्यूडिन है, और एल्कलाइन कॉपर रिडक्शन मेथड है। तो ये पुरानी मेथड है, इनका हालांकि यूज नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नाम तो याद होना ही चाहिए। कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सी मेथड नहीं है ग्लूकोज की, है ना, तो अगर आपके पास पूरी मेथड के नाम, सारी की सारी जो मेथड है उनके नाम याद हैं, तो आप इजीली
इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो कम से कम ज्यादा डिटेल में ना जाओ तो कम से कम नाम तो आपको याद होना ही होना चाहिए, जो पुरानी मेथड है। लेकिन जो लेटेस्ट में और जो अपडेटेड मेथड है, जैसे अपन जीओडी पीओडी की बात कर रहे हैं, हेक्सोकाइनेस की बात कर रहे हैं, तो ये दो मेथड अभी रनिंग में, अभी करंट में, प्रेजेंट में चल रही हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं, कौन सी रिएजेंट इनमें यूज होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल पढ़ा अपन ने। कोलेस्ट्रॉल में दो मेथड यूज होती हैं, एक वाटसन मेथड और दूसरी अपनी जैक जेनेटिक्स मेथड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड में हमारा एसिटिल एसीटोन मेथड यूज होती है यूरिया में, बर्थलोड रिएक्शन और डाई एसिटिल मोनोक्साइम मेथड यूज होती है। इसके अलावा यूवी काइनेटिक, तीन मेथड जो होती है हमारी यूरिया में यूज होती है। उसमें सबसे अच्छी और सबसे इंपोर्टेंट जो है वो हमारे लिए बर्थलोड रिएक्शन मेथड हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े अपन। आगे अपना क्रिएटिनिन अपन ने पढ़ा था, तो क्रिएटिनिन के लिए जो मेथड यूज होती है वो होती है एल्कलाइन पिक्रेट मेथड। क्रिएटिनिन के लिए सिर्फ एक ही मेथड का यूज होता है, एल्कलाइन पिक्रेट मेथड। और जिस भी टेस्ट के लिए कोई एक सिंगल मेथड यूज होती है वो मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पिक्रिक एसिड से और एल्कलाइन पिक्रेट मेथड के नाम से क्वेश्चन एग्जाम में एक दो बार पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यूरिक एसिड के लिए भी बिल्कुल एक ही मेथड यूज होती है, हेनरी एंड कारावे मेथड। तो ये जरूर आप याद रखना, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड दोनों के लिए सिंगल सिंगल हैं और इंपोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। क्रिएटिनिन के लिए एल्कलाइन पिक्रेट और यूरिक एसिड के लिए हेनरी एंड कारावे। बिलरुबिन के लिए बहुत सारी मेथड यूज होती हैं, लेकिन तीन बड़ी कॉमन सी हैं। पहली है मेलो एंड एवलिन, इसे हम डाइएजो मेथड भी बोलते हैं और सबसे कॉमन मेथड यही है, मेलो एंड एवलिन वाली। इसके अलावा डीएमएसओ मेथड और जेंड्रेसिक ग्रोफ मेथड, ये दो मेथड भी कॉमन है। इसमें डीएमएसओ और जेंड्रेसिक ग्रोफ मेथड ये दोनों जो हैं वो ऑटोमेशन के लिए यूज होती हैं। आगे अपन बढ़े, एएलटी और एएसटी, एसजीओटी एसजीपीटी एंजाइम, ये जो एंजाइम होते हैं इनको डिटर्मिनेशन के लिए जो मेथड होती है वो रेटमैन एंड फ्रेंकल मेथड के थ्रू हम इनका करते हैं। डीएमएसओ का फुल फॉर्म पूछा है मनु सिंह ने, मनु आप देख लेना, डीएमएसओ का फुल फॉर्म डाई ऐसा कुछ है, मैं भी भूल गया हूं, अभी नोट्स में इंक्लूड है, तो एक बार आप जरूर देख लेना डीएमएसओ का फुल फॉर्म। और ये याद होना भी चाहिए आप लोगों को, फिलहाल मुझे भी याद नहीं आ रहा पूरा। डाई मोनोक्सामा कुछ है, मोनोक्साइम कुछ है। ठीक है, किसी को अगर याद है तो वो मैसेज में लिख दे। ठीक है, आगे अपना एल्कलाइन फोस्फेटेस, एल्कलाइन फोस्फेटेस के लिए पैरा नाइट्रोफिनॉल मेथड, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीएनपी मेथड भी कहते हैं, पीएनपी मेथड। ठीक है, आगे है टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन के लिए तीन मेथड है, पहली है बायूरेट मेथड, दूसरी है रेटमैन रेनहेल्ड मेथड और तीसरी है फिलिप एट अल। तो ये तीन मेथड जो है वो टोटल प्रोटीन के लिए होती हैं और इसमें बायूरेट जो है वो सबसे कॉमन और सबसे अच्छी वाली मेथड मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के लिए ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन मेथड का यूज होता है। एक पवन का मैसेज आया कि सर क्रिएटिनिन के लिए जेप्स मेथड का यूज होता है। तो पवन, जेप्स मेथड का नाम नहीं है, जेप्स एक्चुअली उसकी रिएक्शन का नाम है। उस प्रिंसिपल के अंदर जो रिएक्शन यूज हो रही है वो हमारी जेप्स रिएक्शन है ना। तो क्रिएटिनिन में मेथड का नाम, हाँ ये बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। रिएक्शन एक अलग चीज है। रिएक्शन क्या है, इस मेथड के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन का एक अलग नाम है ना। तो ये दो जगह पे, एक पिक्रिक एसिड है, इसमें जेफ रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा अभी अपन प्रोटीन की बात कर रहे हैं बायूरेट, तो इसमें भी एक रिएक्शन है, सॉरी बर्थलोड, यूरिया में जो रिएक्शन होती है वो बर्थलोड रिएक्शन होती है। यूरिया में बर्थलोड रिएक्शन होती है और क्रिएटिनिन में जो होती है वो जेफ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो रिएक्शन एक अलग चीज है और मेथड का नाम एक अलग चीज है, वो आप ध्यान रखना। एल्ब्यूमिन के लिए जो मेथड यूज होती है वो ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन, शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखना, बीसीजी मेथड अपन इसको बोलते हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए फ्लेम एमिशन मेथड का यूज होता है। इसके अलावा भी दो तीन और मेथड हैं, लेकिन आप फ्लेम एमिशन का याद रख लो। डाई मेथिल सल्फोक्साइड करके लिखा है भारती ने, बहुत बहुत बढ़िया। कैल्शियम के लिए जो मेथड यूज होती है वो कैलोरीमेट्रिक मेथड यूज करते हैं अपन, और फास्फोरस के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो गोमरी मेथड का हम यूज करते हैं। तो आप एक साथ जितनी भी मेथड हैं उनको आप एक साथ पढ़ो, एक साथ याद करो, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दो तीन स्टूडेंट ने डीएमएसओ का फुल फॉर्म लिख दिया है, डाई मेथिल
सल्फोक्साइड, ये जो होती है वो DMSO का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पुतिन ने भी बिलिरुबिन के लिए जो रिएक्शन होती है वो वैंडेनबर्ग, अब देखो इसमें भी अपनी कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, जितनी भी रिएक्शन है उनको आप अलग से लिख लो, जैसे जेफ रिएक्शन आई, हमारी बर्थलोट रिएक्शन आई, और अभी पुतिन ने लिखा है वैंडेनबर्ग रिएक्शन। वैंडेनबर्ग रिएक्शन जो होती है वो बिलिरुबिन के लिए होती है। तो कहने का मतलब भाई, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक लिमिटेशन है, एक गाइडेंस ही हम आपको दे सकते हैं। थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी कहां पर कंपैरेटिव स्टडी यूज हो सकती है, कहां पर आप एक जैसी चीजों को इकट्ठा कर सकते हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल में रिएक्शन अभी एक साथ साथ 3-4 निकल के आई, तो इन 3-4 रिएक्शन को आप अलग से नोट्स में इंक्लूड कर लो। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो पूरे इंडिया में लैब टेक्नीशियन के लिए जो नोट्स आपको मिल रहे हैं वो सबसे बेस्ट नोट्स मिल रहे हैं। भले ही कोचिंग बहुत सारी चल रही है, लेकिन नोट्स इतने अच्छे आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा बोलता हूं भाई, आप लोगों को भी हैबिट बनाना चाहिए कि आप साथ साथ में अपनी तरफ से भी कुछ चीजों को उसमें ऐड करते जाओ, नोट्स को आप बनाते जाओ, कुछ ऐसी चीजें जो बड़ी चीजें हैं उनको आप शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाओ, तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, पवन ने लिखा सर कोलेस्ट्रॉल में CHOD पेप मेथड भी होती है क्या? तो पवन देखो, मेथड जो कॉमन है और जो इम्पोर्टेंट है वही अपन ने नोट्स में डाली है, और इतना ही आपको पढ़ना है। मेथड इनके अलावा भी है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था बिलिरुबिन की, तो बिलिरुबिन में इन 3 के अलावा 1-2 और मेथड हैं। ठीक है, लेकिन अपन को इनसे, जैसे सोडियम पोटेशियम की बात कर रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम में फिल्म एमिशन मैंने लिखा, लेकिन इसके अलावा भी मेथड हैं, लेकिन इतनी ही आपके लिए सफिशिएंट है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो इनमें से ही बनेंगे, इससे और बाहर आगे जाने की जरूरत नहीं। जो अभी लेटेस्ट में यूज हो रही है, जो सबसे कॉमन है, वो ही हमारे एग्जाम में पूछी भी जाती है। बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड पूछी भी नहीं जाती। सिर्फ अपन ने ग्लूकोज एक ऐसा है जिसमें अपन ने ओल्ड मेथड पढ़ी है, तो उसका पढ़ने का एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि जब ये बायोकेमिस्ट्री की टेस्टिंग की शुरुआत हुई तो वो ग्लूकोज से ही हुई है ना। जब अपन ने ऑटोमेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो ऑटोमेशन में सबसे पहला जो एनालाइजर बना था वो फॉलोनब्यू के ऊपर बना था। फॉलोनब्यू मेथड्स पे वो टेस्ट लगाता था, पूरी प्रोसीजर करता था, और उसके बाद में फिर वो रिजल्ट देता था, है ना। तो एक ग्लूकोज ऐसा एक टेस्ट है जिसमें आपके पुराने जो मेथड है वो भी नाम याद होना चाहिए। इसके अलावा ग्लूकोज को छोड़कर जितने भी टेस्ट हैं उसमें पुराने मेथड में आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दीपक ने लिखा PDF बिल्कुल अपलोड कर देंगे, PDF दीपक, है ना। जहां पर भी PDF में थोड़ा बहुत भी अगर एडिटिंग का काम रहता है तो वो थोड़ी सी डिले हो जाती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद जैसे ही क्लास होती है तो उसके बाद में मैं करीब आधे घंटे बाद PDF को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो, पवन ने कहा कि हम लोगों को यही वाली मेथड पढ़ाई गई है, तो पवन एक बार देख लेना आप अपडेटेड कौन सी है ना। अब पहले अपन ने जो कॉलेज में पढ़ा था उसके बाद से लेकर अभी तक बहुत कुछ अपडेशन आ चुके हैं। ठीक है, अभी अपन ने मेथड के नाम देखे, अब मेथड के बाद में अपन देखें रिएजेंट को। तो जो भी टेस्ट हैं उनमें जो रिएजेंट यूज होते हैं उनको भी अपन एक साथ देख सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे ग्लूकोज में GOD POD मेथड। अब देखो जितनी मेथड है उसमें रिएजेंट भी अलग अलग होंगे। अब सारी मेथड के रिएजेंट याद करना तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन है और जो सबसे बेस्ट मेथड है उनके ही रिएजेंट आप याद करें, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे ग्लूकोज के लिए GOD POD अपन ने बोला इंपोर्टेंट है, तो GOD POD में जो रिएजेंट है वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज है, फिनॉल है, और 4 अमीनो फिनोजॉल है। ये 4 रिएजेंट से मिलकर हम जब टेस्ट लगाते हैं GOD POD मेथड से, तो ये 4 रिएजेंट से मिलकर रिएजेंट बनता है ग्लूकोज का। ठीक है, जब अपन ने इसके प्रिंसिपल पढ़े थे तो प्रिंसिपल में अपन ने क्या पढ़ा, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडेज से ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर पेरोक्सीडाइज से पेरोक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। इस तरह से अपन ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था। तो प्रिंसिपल के अंदर भी ये रिएजेंट के नाम होते हैं। तो अपन ने जब डिटेल में जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने रिएजेंट अलग से नहीं पढ़ाए हैं। ज्यादातर मामलों में प्रिंसिपल अगर अपन पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल से ही उनका रिएजेंट निकल के जाता है। ठीक है, तो वो अपन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर मैंने ओवरव्यू में सारे रिएजेंट के जो मेन है, सब जो सबसे कॉमन है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो आप इसको भी एक बार देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लिए जो वाटसन मेथड होती है इसमें 2 रिएजेंट होते हैं। पहला होता है R1 रिएजेंट 1, जिसमें डाइमेथिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, ग्लेशियल एसिडिक एसिड होता है, और एसिटिक एनहाइड। ये 3 चीजें इसमें मिक्स होती हैं। दूसरा जो रिएजेंट होता है उसमें सिर्फ कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उसमें होता है। ठीक है, यूरिया के लिए बर्थलेट जो रिएक्शन टेस्ट होता है उसमें यूरिज बफर, फिनॉल,
हाइपोक्लोराइड, ये 3 चीजें मिक्स होती हैं। क्रिएटिनिन के लिए एल्कलाइन पिक्रेट वाले मेथड में सिर्फ पिक्रिक एसिड होता है और पिक्रिक एसिड के पीएच को मेंटेन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, आप जितने भी रिजेंट अपन पढ़ रहे हैं उसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कहीं पर है तो इसका मतलब उसमें ऐसी रिएक्शन है जिसको एल्कलाइन पीएच की जरूरत थी। तो एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब अपन ने इनके प्रिंसिपल पढ़े थे तो आपको ध्यान होगा, अपन जैसे अपन क्रिएटिनिन की बात कर रहे हैं तो क्रिएटिनिन को अपन ने क्या बोला था, क्रिएटिनिन जो होता है वो एल्कलाइन पीएच पर पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और एल्कलाइन पिक्रेट बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देखा था कि एक एल्कलाइन पीएच, तो एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड उस रिएजेंट में ऐड करते हैं। और अगर एसिडिक पीएच मेंटेन करना हो तो एसिडिक पीएच के लिए कोई भी एसिड को अपन उसमें रिएजेंट में मिक्स करते हैं। तो आप यहाँ पर कहीं पे भी एसिड देखोगे, जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वो एसिडिक पीएच को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अपन आगे भी देखें तो आगे अपना यहाँ पर फॉस्फोटंगस्टिक एसिड आ गया है, सल्फोनिलिक एसिड आ गया है ना, सक्सिनिक एसिड आ गया है। अब ये अलग अलग टाइप के एसिड क्यों यूज किए हैं, ताकि वो रिएक्शन में चेंजेस ना करें, सिर्फ पीएच को ही मेंटेन करके चले। तो जितने भी एसिड और NOH होते हैं वो सिर्फ पीएच को मेंटेन करने के लिए होते हैं। मेन अपना जो रिएजेंट होता है वो अलग होगा, जैसे यहाँ पर पिक्रिक एसिड मेन रिएजेंट है। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनती है तो ये मेन रिएजेंट पे ज्यादा फोकस होता है। जैसे क्रिएटिनिन के लिए बात करेंगे तो क्रिएटिनिन के लिए पिक्रिक एसिड मेन रिएजेंट होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सिर्फ पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है। यूरिक एसिड में कौन कौन से होते हैं भाई, फॉस्फोटंगस्टिक एसिड होता है और सोडियम कार्बोनेट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है वो भी पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है। बिलिरुबिन में डाइओजो मेथड से जो रिएजेंट यूज करते हैं उसमें हमारा डाइएजो बन वाला जो होगा उसमें सल्फेनिक एसिड होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। डाइएजो बी में सोडियम नाइट्राइट यूज किया जाता है। आगे बात करें, आगे अपना प्रोटीन है, तो प्रोटीन में बायोरिट मेथड से हम प्रोटीन टेस्ट लगाते हैं। तो बायोरिट में जो रिएजेंट होता है वो होता है कॉपर सल्फेट और उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है ना। तो प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट और क्रिएटिनिन के लिए पिक्रिक एसिड है ना, दो थोड़े से एक जैसे ही हैं। बहुत बढ़िया, लाइक बफर, दीपक ने लिखा है बफर की तरह अपन यूज करते हैं। बहुत बढ़िया दीपक। चलो एल्ब्यूमिन जो होता है जो अपन बीसीजी मेथड से करते हैं उसमें जो रिएजेंट होता है वो ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन मेथड के नाम पे ही है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन मेथड हमारी होती है और रिएजेंट जो नाम है वो भी हमारा ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन है। और इसमें सक्सिनिक एसिड और ब्रिज 35 ये दो रिएजेंट और ऐड होते हैं, है ना। हालांकि ये पूरा जो चैप्टर है, पूरा ये टॉपिक है रिएजेंट वाला, ये आपको सिर्फ याद ही करना है। लेकिन कुछ चीजों को आप दिमाग में बिठाओगे तो इनको आपको ध्यान याद करने में आसानी होगी। जैसे आप ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आप एक साथ देखो कि जितने भी रिएजेंट हैं उन रिएजेंट में कहाँ कहाँ पर एसिड ऐड हो रहा है, कहाँ कहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड हो रहा है, तो उनको आप अलग से ध्यान रखो। और फिर बाद में जो मेन रिएजेंट है, जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट आ गया, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन आ गया है ना, फास्फोटंगस्टिक एसिड आ गया है, पिक्रिक एसिड आ गया है, ये मेन रिएजेंट पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो रिएजेंट का जो कंटेंट है वो आपको जल्दी याद हो जाएगा और जल्दी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा रिएजेंट और एक ये पूरा ओवरव्यू अपनी आज की क्लास थी ना, तो ज्यादा डिटेल में अपन जाएंगे भी नहीं। कहने का मतलब क्या है, ओवरव्यू में अपन ने ये देखा है कि भाई जितना भी अपन ने पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर अपन 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को फिर से ओवरव्यू करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग सकता है। आज अपन ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे। ठीक है, जितने भी एक जैसी चीजें आती हैं आप उनको एक साथ पढ़ा करो तो आपको वो जल्दी याद होंगी, जल्दी आपको वो समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज अपनी ये बायोकेमिस्ट्री एंड होती है। आज इवनिंग में 5 बजे भी अपनी क्लास होगी। 5 बजे अपन कल के टॉपिक की एमसीक्यू करेंगे। कल जो अपन ने सॉल्यूशन और रिएजेंट पढ़े हैं थ्योरी में, आज शाम को अपन उसके एमसीक्यू कवर करेंगे। अब कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप पूछें, तो अपन उस पर 2 मिनट डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी क्लास ओवर होगी, है ना। छोटी क्लास अपन ने आज रखी थी। हाँ, मनु ने लिखा है कि बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा, तो बिल्कुल मनु, शाम को 8 बजे अपलोड होगा टेस्ट। शाम को 8 बजे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा और ये जो टेस्ट होगा वो
ग्रुप ऐप में जो अलग से बैच बना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, उसमें होगा, है ना। उसमें अपना करने का रीजन ये होता है कि आप लोगों के अलावा भी बाहर के स्टूडेंट, अपन को मालूम चल जाता है भाई कितने स्टूडेंट हैं जो आपसे आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो अलग से जो एक कोर्स बना हुआ है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, उस टेस्ट में आपका आज टेस्ट होगा, तो उसमें 50 टेस्ट अपन रखेंगे, 50 क्वेश्चन अपन रखेंगे, तो वो आप शाम को 8 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही रहेंगे रूप सिंह, क्लिनिकल भी रहेगा, स्ट्रक्चरल भी रहेगा, ठीक है। टेस्ट के पीडीएफ नहीं मिल पाएंगे, निधि, है ना, एक निधि ने लिखा है टेस्ट के पीडीएफ नहीं मिलते। तो टेस्ट के पीडीएफ की आपको जरूरत क्या है, आपको ऑलरेडी थ्योरी के और एमसीक्यू के इतने सारे नोट्स मिल रहे हैं, तो आप जो फीस दे रहे हो उससे ज्यादा तो आपके पैसे ये पीडीएफ को नोट्स प्रिंट कराने में चले जाते होंगे, है ना। अगर आपको ये सिर्फ एमसीक्यू के टेस्ट के पीडीएफ की जरूरत पड़ती तो उससे अच्छा तो आप कोई एमसीक्यू की बुक खरीद लें, है ना। तो वो टेस्ट के पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएंगे, टेस्ट आपको ऑनलाइन ही देना है, और ऑनलाइन फिर उसका आप देख भी सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन थे, किसमें आपको गलत किया, जो पैटर्न एग्जाम में चलता है, जिस तरह से आप ऑनलाइन में एग्जाम देते हो, फिर बाद में आपको पता भी चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत था, कौन सा इजी सर आपका सही था, है ना। तो उससे ही आपको पढ़ना ज्यादा इजी होगा। ज्यादा पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ा करो आप लोग, पीडीएफ प्रिंट करा करा के फिर बहुत गट्ठा बन जाएगा आपके घर में, तो इतना भी पढ़ना फिर पॉसिबल नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन गलत नहीं देख पाते, क्यों नहीं देख पाते भाई, किसने लिखा है ये, एक मिनट, निधि, निधि, अपने ऐप पे ही जैसे ही आप टेस्ट देते हो, एक बार रिजल्ट जब शो होता है तो रिजल्ट होने के बाद आपने कौन से गलत किए कौन से सही किए पूरा उसमें आता है, आप देखा करो, है ना, मिल जाएगा आपको। सर जी आपके नोट्स बट रहे हैं दूसरी जगह, तो जयप्रकाश उसकी चिंता मत करो, नोट्स अकेले से अगर पढ़ाई होती तो फिर बहुत सारी बुक हैं भाई, गोटकर भी है, ओची भी है, तो अब उस पर कंट्रोल नहीं रख सकते भाई। कुछ स्टूडेंट अपने दोस्तों को तो बांटते ही हैं, अपन उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे, या कर भी नहीं सकते अपन, अगर अपन ये सोचे कि नोट्स दूसरी जगह ना भेजें, दूसरों को ना दें, है ना। तो फिलहाल, और एमसीक्यू जो टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन है उनका पीडीएफ नहीं देने का भी एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे नोट्स हमारे बटते हैं, जो फीस नहीं भी दे रहे हैं उनके पास नोट्स पहुंचते हैं, तो वो फिर आप लोग फीस दे रहे हो फ्री में, दूसरों को कंटेंट मिले तो फिर क्या मतलब, ठीक है। एंजाइम का एमसीक्यू का पीडीएफ शेयर नहीं हो रहा, तो कृपा शंकर मैं देख लूंगा उसका पीडीएफ शेयर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। कुछ पीडीएफ शेयर नहीं होते हैं, रूप सिंह में एक बार फिर से पूरे चेक कर लूंगा कौन से शेयर नहीं हो रहे हैं। मैसेज मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि अपलोड करते टाइम हम उनको शेयर का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। ओल्ड पेपर, हाँ किरण ने लिखा है ओल्ड पेपर, तो किरण ओल्ड पेपर मेरे पास सारे हैं, और मैंने सोचा भी था बीच में अपलोड करने का, लेकिन एक्चुअली वो ज्यादातर किसी दूसरे स्टूडेंट के ओल्ड पेपर है, किसी दूसरे स्टूडेंट ने ओल्ड पेपर दिया था तो उनका पेपर अपन ने मांग लिया। अब उसको ऐप पे अपलोड करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, किसी स्टूडेंट की पर्सनल चीजें अपन अपलोड करो ऐप पे, है ना। तो वो उसकी प्राइवेसी है कि भाई उसने कौन से कितने नंबर थे कितने नहीं थे, तो उसको अपन अलग से टाइप करवा रहे हैं, तो उसमें कुछ दिन का टाइम लग रहा है, 2-3 दिन के अंदर वो टाइपिंग हो जाएगी। तो जितने भी ओल्ड पेपर हैं अलग से एक टाइपिंग फॉर्मेट में आपको, और बहुत अच्छे फॉर्मेट में, उसमें ज्यादा पेज भी नहीं लगेंगे, कम पेज में काम चल जाएगा, तो 2 या 3 दिन का टाइम और दो, ओल्ड पेपर आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। राजापाल ने लिखा हम तो अभी ऐप से ही पढ़ते हैं, ऐप से ही पढ़ने की जरूरत है, आपको ज्यादा जाने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। हाँ सर, नोट्स शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। कुछ पीडीएफ ऐसे जो शेयर नहीं होते, रूप सिंह मैं देख लूंगा उसको। हाँ अपना भला करो भाई पहले, या मंजू ने लिखा है, हाँ तो मंजू है ना, नोट्स मत भेजो दूसरों को, एग्जाम के बाद बनाएंगे ऐप से, राजा ने लिखा। यूट्यूब में कुछ वीडियो और भी डाल दीजिए, गायत्री आपको क्लास यहाँ पे मिल रही है, यूट्यूब पे क्यों पड़े हो आप पीछे। अब यूट्यूब में एक्चुअली क्या है, पहले अपना लोगो अलग था, अब वो लोगो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा, तो हम लोगों को थोड़ा ये लगा कि किसी और ने रजिस्टर्ड ना करा लिया हो, तो एक पहले नया लोगो बनवाया, उसको रजिस्टर्ड करवाया। तो रजिस्टर्ड लोगो इस वाले रजिस्टर्ड लोगो हमारा ये वाला है, तो वो पुराने लोगो पे है, इसलिए हम उसकी ज्यादा वीडियो अपलोड कर भी नहीं रहे, पुराने वीडियो हैं वो। तो अभी फिलहाल आपको ये वाली क्लास चल रही है, तो इसको ही आप कंटिन्यू करो, यूट्यूब पे आप ज्यादा मत पढ़ो, यूट्यूब पे एमसीक्यू की क्लास है वो आप देख सकते हो। शैलेंद्र कौन सी बुक ठीक है कौन सी नहीं, ये अपन व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। चलो चलो भाई, तो बहुत सारा डिस्कशन हो गया, ठीक है। और क्लास के टाइम पे आप ये सब चीजें मत पूछा करो, ये तो आप फोन पे भी पूछ सकते हो, क्लास में तो जो अपन ने पढ़ाया है, जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो वो पूछा कर लिया करो, ठीक है। सर प्रोटीन का दोबारा
पढ़ा देने दोबारा तो जयप्रकाश पॉसिबल नहीं है पूरा का पूरा। आप वीडियो अपलोड रहता है भाई, रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, आप देख लिया करो, बार बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, दोबारा पढ़ने का कहाँ से ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलो तो भाई अब मुझे इजाजत दो, मिलते हैं अपन कल, सॉरी कल नहीं, आज शाम को भी मिलते हैं, शाम को अपनी एमसीक्यू क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।